हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने पढ़ा अल्फ़ा टैक्सोनॉमी या क्लासिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ओमेगा टैक्सोनॉमी। जैसा आप लोगों को मालूम है, टैक्सोनॉमिस्ट इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि टैक्सोनॉमी दो प्रकार की है। पहली है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दूसरी है नियो टैक्सोनॉमी या एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, जिसे हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी जो है वो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी का ही दूसरा शब्द है जो कि एप्लिंग ने दिया था। इसके अंदर हम टैक्सोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको इकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोजियोग्राफी, साइटोजेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी के साथ में कपल करके और उसका कंपटीशन करके एनालाइज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसे हम आधुनिक वर्गीकरण भी बोलते हैं। जो नए सिस्टमैटिक्स हैं या बायोसिस्टमैटिक्स हैं, ये सभी जो हैं टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ जो कि इवोल्यूशनरी हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकती हैं या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स की हो सकती हैं, उन पर बेस्ड है। और ये सभी कैटेगरीज जो हैं वो विकास का ही एक प्रोडक्ट हैं। द लास्ट टू फेजेस, बायोसिस्टमैटिक्स एंड एनसाइक्लोपीडिक फेज, ये दोनों ही फेजेस जो हैं बेस्ड हैं उन डेटास पर जो फील्ड, हर्बेरियम, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी जहाँ पर टैक्सोनॉमिक कीज़ रखी रहती हैं उन पर बेस्ड होते हैं और उनको प्रॉपरली कंप्यूटर की सहायता से एनालाइज किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। इस फेज के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम ओमेगा क्लासिफिकेशन या ओमेगा टैक्सोनॉमी में रखते हैं। इन क्लासिफिकेशंस जो कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस भी कहलाते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन पर आधारित हैं, यानी डार्विन के विकासवाद पर आधारित हैं। ये शुरू होते हैं एंडिचलर और इचलर के टाइम से, यानी 1804 से। एंगलर और प्रांटल को भी हम इनमें शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने पहला सेमी फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का। उसके बाद में मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो टर्म हम बार बार काम में ले रहे हैं, फाइलोजेनी। ये जर्मन शब्द फाइलोजीनी जो कि हीकल ने 1866 में इंट्रोड्यूस किया था, उससे उत्पन्न हुआ है। और जो डार्विनियन अप्रोच है एवोल्यूशन की, उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशंस की अप्रोच फाइलेटिक अप्रोच भी कहलाती है। फाइलोजेनी का हिंदी में अर्थ है जाति वृत्तीयता। पहला प्योरली फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी जाति वृत्तीयता पर आधारित वर्गीकरण बेसी ने दिया था, जिसे हेलियर ने इम्प्रूव किया था। जॉन हचिंसन ने भी 1955 में अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था जो फाइलोजेनी के 24 सिद्धांतों पर आधारित था। फ्लावरिंग प्लांट्स का ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ही इंक्लूड किया जाता है। हचिंसन का ये जो सिद्धांत है या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, ये उस वक्त के बॉटनिस्ट्स तख्ताजन, क्रॉनक्विस्ट, स्टेबिन्स और रॉबर्ट थोर्ने ने अपनी किताबों इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट इवोल्यूशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म आदि में इम्प्रूव किया। ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये प्लांट की इकोलॉजी, एनाटॉमी, पैलियोनोलॉजी, साइटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को भी आकारिकी के अलावा इंक्लूड करते हैं। और जो हर्बेरियम बनाने की टेक्निक्स हैं वो डेवलप की गई और उनको एस्टेब्लिश किया गया। बायोसिस्टमैटिक फेज में क्या हुआ कि जो लास्ट 50 ईयर्स हैं उनमें एक क्वालिटेटिव इम्प्रूव आया टैक्सोनॉमी के एरिया में, यानी वर्गीकरण के क्षेत्र में। ये जो गुणात्मक सुधार आया
वो बायोसिस्टमैटिक्स पर ही बेस्ड था। नई सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं हम, जिसे हम होलो टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। ये जो होलो टैक्सोनॉमी है वो एक प्लांट टैक्सा को फ्लोरा के अंदर प्रूव करती है, उसकी इन्वेंट्री को। इवोल्यूशन का जो काम है वो रिज़ल्ट्स पर काफ़ी असर डालता है, और ये जो डिस्कवरीज़ हुई हैं वो सभी इवोल्यूशन पर ही आधारित हैं। हक्सले ने एक शब्द न्यू सिस्टमैटिक प्रपोज किया था 1940 में प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए, और जिसे कैंप और गिली ने चेंज करते हुए बायोसिस्टमैटिक्स का नाम दे दिया था। नंबर, साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर, और ये एक बहुत रिलायबल डाटा होता है किसी भी प्लांट को उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन पर अरेंज करने में। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स जो दो हुई हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और केमोटैक्सोनॉमी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जिससे हम केमिकल सब्सटेंसेस को पहचान सकते हैं, और कीमोटैक्सोनॉमी जिसमें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अध्ययन करते हैं। ये टेक्निक्स भी वर्गीकरण में काफ़ी हेल्प करती हैं। ये जो नई टेक्निक्स हैं उनमें एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग और डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग को भी ज्ञात करने की टेक्निक्स डेवलप हुई हैं। इसलिए एक्सप्लोरेटरी एंड कंसोलिडेशन फेजेस जो अल्फा टैक्सोनॉमी में थी, और बायोसिस्टमैटिक एंड एनसाइक्लोपीडिक फेजेस, इनको हम ओमेगा टैक्सोनॉमी में रखते हैं। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है यानी ओमेगा टैक्सोनॉमी जो हमने नाम दिया है, इसमें प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उसकी फाइलोजेनी यानी जाति वृत्तीयता या एफिनिटीज़ विद डिफरेंट प्लांट्स यानी दूसरे पौधों से उसके संबंधों पर आधारित है, जो 1940 से शुरू हुई थी। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी आकारिकी तो ज़रूर है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सीरम डायग्नोसिस, इकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, फाइटोकेमिस्ट्री और दूसरी जीव विज्ञान की शाखाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो ओमेगा वर्गीकी है उसकी फेजेस क्या क्या हैं, यानी अवस्थाएं क्या हैं। ये जो 3 अवस्थाओं में बांटा गया है इन अवस्थाओं को, उनमें पहली है सिंथेटिक फेज या एनसाइक्लोपीडिक फेज। सिंथेटिक फेज जिसके अंदर हम लोग नाम से ही बता सकते हैं कि ओमेगा टैक्सोनॉमी कि इस फेज के अंदर परंपरागत वर्गीकरण विज्ञान या अल्फा टैक्सोनॉमी से प्राप्त तथ्यों को सुव्यवस्थित रूप से संकलित करके नवीन आयामों से जोड़ने और इन सभी सूचनाओं के संश्लेषण का काम किया जाता है। इस संश्लेषण के काम के बाद जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली को सफलतापूर्वक हम विकसित कर सकते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत संश्लेषण के द्वारा किसी प्रजाति की पादप जनसंख्या, उपजाति यानी इकोटाइप का भी निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी फेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पादप वर्गीकी में अच्छा खासा योगदान देती है। इसकी सहायता से हम पादप की सूक्ष्म संरचनाओं, कोशिका उपांगों, कोशिका भित्ति, जनन संरचनाओं आदि का व्यापक अध्ययन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज ऐसी खोज है जिसने जीव विज्ञान की कई शाखाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, और हम उसके साथ साथ स्टेनिंग टेक्निक्स का भी डेवलपमेंट कर सके। और ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी TEM जो नई टेक्निक विकसित हुई है, उनसे हम जीवों की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जैव संरचनाओं के सूक्ष्म अध्ययन की एक प्रक्रिया और है जो कहलाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या SEM। इस तकनीक में हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गुणसूत्र संरचनाओं का और परागकणों की संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो SEM तकनीक हैं ये अत्यंत लोकप्रिय और उपयुक्त हैं। इनके आधार पर हम किसी भी वंश की प्रजाति और किस्मों का निर्धारण भी कर सकते हैं। और जो तीसरी फेज है वो है न्यू फेजेस। और जो नई फेजेस हैं यानी नवीन संदर्भ हैं इसके, ये जातिवृत्तीय पद्धतियों की उपयुक्त प्रस्तुति के लिए विभिन्न अनकन्वेंशनल और अप्रोचेस का उपयोग करती हैं। इनमें से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सहायक संदर्भ निम्न हो सकते हैं। ये जो निम्न संदर्भ इनमें हम लेते हैं, पहला है विजुअल एंड नॉन विजुअल डेटा। विजुअल एंड नॉन विजुअल डेटा हम किसे कहेंगे? इसके अंदर हम ले सकते हैं वे लक्षण जिनका स्पष्ट पर्यवेक्षण किया जा सकता है, वो प्रत्यक्ष आंकड़े कहलाते हैं। जैसे पादप के विभिन्न अंगों की आकारिकी का अध्ययन, पादप आवास का अध्ययन, पादप के स्वभाव का अध्ययन इत्यादि। और इन लक्षणों का हम पादप को एकत्रित करते वक्त ही ध्यान में रख सकते हैं और पौधों की पहचान और वर्गीकरण में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में लगे हुए पौधे में नहीं देख सकते हैं। तो इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुल विशेष उपकरणों और तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन भी किया जा सके। यानी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है, विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो इन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से जो हम आंकड़े लेते हैं उन्हें हम नॉन विजुअल डेटा कहते हैं। और इन लक्षणों की जानकारी पौधों की पहचान के लिए विशेष उपयोगी तो नहीं होती है, फिर भी ये लक्षण पादप की बंधुता यानी एफिनिटीज़ के निर्धारण में उपयोग में लिए जाते हैं। दूसरा लक्षण हम ले सकते हैं प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का वर्गीकी में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हम पादप वर्गों के निर्धारण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए पुष्पीय पादपों के विभिन्न हिस्सों की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरणतः हम एपिडर्मिस का पता लगाते हैं। जैसे ग्रामिनी कुल के सदस्यों की बाह्य त्वचा में सिलिका की उपस्थिति होती है, कोशिकाएं पेपिला युक्त होती हैं, तो इनसे हम इनकी एफिनिटीज़ का पता लगा लेते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टोमेटल कैरेक्टर्स देखते हैं तो ग्रामिनी कुल में, रूबिएसी में, अकेंथेसी में रंध्रों के विशेष प्रकार की रक्षक यानी गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स मिलती हैं, जो कि स्टोमेटा की मुख्य पार्ट होती हैं। और इनके परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन भी फाइलोजेनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो इनके अतिरिक्त हम अन्य कायिक संरचनाओं का भी आंतरिक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पत्ती है, पर्णवृंत है, पर्व संधि है, काष्ठीय संरचनाएं हैं। इन सब का भी जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो भी वर्गीकीय अभिनिर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।